नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ हैं सिद्धार्थ जरावी। ये है ट्यूसडे का खर्चा पानी। कैसे हैं सिद्धार्थ? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। और कल के शो में कुछ एक सवाल आए हैं, उन सवालों पे ही टिका हुआ हमारा एक टॉपिक है आज का, अमेजन से जुड़ा हुआ, जिस पर हम बातचीत करेंगे। और टीज़र ये है आज के शो का कि अमेजन किस किस्म की घूसखोरी की जांच कर रहा है, उसके बाद क्या दुनिया में एक और बड़ी मंदी आने वाली है जैसे 2008 में आई थी, क्या हम उधर बढ़ रहे हैं? और ये खबर चीन से आ रही है। और हमारी तीसरी खबर है निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इंटरव्यू से जुड़ी हुई। और पहली खबर अमेजन की घूसखोरी की जांच। खबर का बड़ा हल्ला है सिद्धार्थ। अमेजन ने, मैं अगर आप छोटी सी चीज़ें बता दूं कि अमेजन अपनी ही लीगल टीम की जांच कर रहा है, मतलब अपनी ही लॉ फर्म्स में जिसकी जांच कर रहा है, जिसमें खबरों के अनुसार माने तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर कोट कर रहा हूं यहाँ पे, उन्होंने AZBN पार्टनर्स नाम की लॉ फर्म है और कई उसके साथ कई सारी लॉ फर्म्स को उन्होंने जो पेमेंट दिया, लीगल फीस दी, वो 8,456 करोड़ रुपए की थी। और जबकि अमेजन का रेवेन्यू, अमेजन इंडिया का रेवेन्यू जो था वो 42। ये कहाँ, कौन सी स्टोरी से डेटा है? ये एक्सप्रेस की स्टोरी में था। अच्छा, हाँ। इतना बड़ा अमाउंट 8,456 करोड़ का। हाँ, और रेवेन्यू था 42,000 करोड़ का लगभग। और मामला ही यही था कि 1819 और 1920 के बीच दरमियान ये जो लीगल फी पे की गई थी, इतनी ज्यादा भारी भरकम, ये रेवेन्यू का 20% थी लगभग। इतना भारी भरकम रेवेन्यू का 20% लीगल फी के रूप में पे किया गया। और ये सुगबुगाहट उठी कि क्या किसी सरकारी अधिकारी को घूस खिलाया गया, किसी ऑफिशियल को घूस खिलाया गया, और इस बात की अब जांच हो रही है। पहली प्रतिक्रिया आपकी सिद्धार्थ? देखिए, मुझे इन आंकड़ों की जानकारी नहीं है जो आपने बताए हैं, पर उन आंकड़ों को छोड़ के जो हमारी जानकारी के अनुसार जो हमारे तक बात पहुंची है कि कोई विसल ब्लोअर एलिगेशन है और कोई भी अमेरिकन कंपनी चाहे अमेरिका में या विश्व भर में कहीं भी काम करती है, it gets covered under a law called Foreign Corruption Prevention Act। ये यूएस का एक्ट है जिसके अंतर्गत किसी भी प्राइवेट, निजी क्षेत्र की भी कोई भी अमेरिकन कंपनी हो तो उसका पालन करना पड़ता है। काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ है। तो पहला विषय कि अगर ऐसी विसल ब्लोअर कोई भी कंप्लेंट आती है, कुछ अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी ये बताया गया है और ये जानकारी दूसरे सूत्रों से भी मिल रही है कि एलिगेशंस हैं, उसको लेके एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है जांच की जो ट्रिगर हो गई है। और उसके संदर्भ में अलग अलग जर्नलिस्टिक प्लेटफॉर्म्स ने अलग अलग टाइप की टिप्पणियां की हैं। तो हम लोगों के पास जब तक उसकी बिल्कुल पुख्ता जानकारी ना हो नंबर्स को लेके या बाकी, तो उसको तो हम वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। बट आपने प्रश्न अच्छा पूछा है कि ये विषय क्या है। तो विषय में जो एलिगेशंस को समझ के लग रहा है और अमेजन इस पे जांच कर रहा है, इसके जांच के नतीजे जब आएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि मामला क्या है वाकई में। और स्वाभाविक है कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, तो आपको ध्यान में होगा कि कुछ और कंपनियों के संदर्भ में पास्ट में ऐसे एलिगेशंस आए हैं इंडिया को लेके, तो इसलिए बड़ी खबर बन जाती है एक प्रकार से। बड़ी खबर बन जाती है। और यहाँ पर जो अमेजन के स्पोक्स पर्सन का बयान कई सारे अखबारों ने ट्वीट किया, मैं बिजनेस इनसाइडर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है वी हैव जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, वी टेक एलिगेशन सीरियसली। इससे दो बातें साफ होती हैं कि दीज आर इन द स्टेज ऑफ एलिगेशन ओनली राइट नाउ। और इतना बड़ा बयान देना मतलब उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। देखिए, एक चीज इसमें क्लियर कर दूं कि अगर अमाउंट छोटा हो, रुपया हो या करोड़ हो, उससे कोई मतलब नहीं। मेरी जो जानकारी और अनुभव से पत्रकारिता में मैंने देखा है कि जो फॉरेन करप्शन प्रिवेंशन एक्ट है, ये एक्चुअली काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्ट है और अमेरिकन कंपनीज, निजी क्षेत्र की कंपनीज इसका बहुत मतलब एक प्रकार से पालन करते हैं। क्योंकि समझिए क्या है विषय, मान लीजिए एलिगेशन कंपनी ए पे कंट्री बी में है, बट अगर वो प्रूव हो जाए तो उस कंपनी पे जो असर आता है ना, वो अमेरिकन मार्केट में आएगा। सेटलमेंट अमेरिकन अथॉरिटीज के साथ करनी पड़ेगी। एक बड़ी एक फूड प्रोडक्ट्स की कंपनी है, उसको $25 मिलियन, एक रिसेंट केस है जिसमें $25 मिलियन उनको सेटल करना पड़ा अपने वहां के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ।
तो वो इस मामले में पेनल्टी और फाइन लगाने में बहुत तेजी से कार्रवाई करते हैं यूएस का सिस्टम, और वहां की कंपनीज को उसका पालन करना पड़ता है। तारीख पे तारीख नहीं लगती है, दशकों तक उसके रूलिंग्स पे जो वेट होती है जिसे हम लोग यूज्ड हैं यहाँ पे, वो नहीं होता है। और कमर्शियल केसेस में बड़ा रैपिड एक्शन होता है। वहां तो आपने देखा है कि क्रिमिनल केसेस में भी ट्रायल करके जूरी बिठा के मामला फटाफट रफा दफा हो जाता है। या इसलिए कोई भी फॉरेन कंपनी, अमेरिकन कंपनी किसी भी फॉरेन मार्केट में काम कर रही है, एक या रुपए या 1 करोड़ का सवाल नहीं है, सवाल है कि एलिगेशन आई है तो तहकीकात बिल्कुल करनी पड़ती है। क्या होगा अगर आगे ये लोग कल्प्रिट पाए जाते हैं? मैं इंडियन अथॉरिटीज की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है। अमेज़न अपनी इन्वेस्टिगेशन में खुद कुछ लोगों को दोषी पाएगा। देखिए क्या होगा एलिगेशन, क्या ये केवल कॉर्पोरेट राइवलरी की एलिगेशंस हैं? ऐसे भी कुछ केसेस आते हैं और ऐसी अटकलबाजी भी हो रही है। तभी मैंने शुरुआत में कहा, क्योंकि इस पे आधिकारिक रूप पे जो वो विसल ब्लोअर कंप्लेंट है, ना तो उसकी कोई कॉपी प्रतिलिपि हमें मिली है, और जांच में क्या पाया गया है वो भी अभी नहीं मिला है। और जांच का रिपोर्ट अगर पब्लिक होगा तो वो बाद में देखेंगे, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज हैं। पर होगा क्या, मान लीजिए इस कंपनी के संदर्भ में नहीं, स्टैंडर्ड इंडियन लॉ क्या है मैं वैसे बता रहा हूं। देखिए इस मामले में इंडियन लॉ में क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एक प्रकार से। अगर एलिगेशन प्रूव होगी तो एलिगेशन के 2 पहलू हैं। एक तो देने वाले पे कार्रवाई अमेरिकन लॉ के अंडर, उनके साथ जो होना होगा वो होगा। दूसरा, लिया है किसी ने, लेने वाला इंडिया में है, तो इंडिया में भी इसके कानून हैं। क्या सरकारी क्षेत्र के लोग हैं, निजी क्षेत्र के लोग हैं, ये सब उस जांच में से बाहर आएगा। तो डेफिनेटली तहकीकात होके इसमें बातें निकलेंगी। पर मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ, इस मामले में थोड़ी बहुत जानकारी आई है और एक प्रकार से वो जो बड़ा हुआ बन जाता है, क्योंकि बड़ी कंपनी, और आप जानते हैं अमेज़न को लेके इंडिया में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि ई कॉमर्स में नंबर 1 कंपनी है। और आप जानते हैं कि डोमेस्टिक रिटेल भी बहुत बड़ा एक सेगमेंट है। इससे जुड़ा हुआ नहीं, टोटली हटके एक अलग इशू है। हमारे छोटे व्यापारी जो हैं उनका विषय है, वो लड़ रहे हैं, और उनका इस स्टोरी से कोई लेना देना नहीं। मैं बार बार कर हाँ, वो अलग है कि वो ई कॉमर्स के रूल्स को लेके हमारे लॉ में छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, जिसे मॉम एंड पॉप स्टोर कहा जाता है, उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है। फिर आपको ये भी ध्यान होगा कि इसमें अमेज़न, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल का भी एक आपस में लीगल फाइट हुई है, चल रही है। तो इसमें अलग अलग आयाम है। जहां तक जांच है, अगर जांच होके इसकी रिपोर्ट निकलेगी तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, उस पर हम सबकी नजर तो बिल्कुल पैनी नजर बनी रहेगी जब ये होगा। लेकिन बड़ी खबर है मेरे हिसाब से रिटेल मार्केट, ई रिटेल के मार्केट में। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और मुझे याद आ रहा है, लोगों को बता दूं कि जिस बात का जिक्र सिद्धार्थ कर रहे थे, कैसे छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे मेकर्स लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेज़न बेसिक्स नाम की जो चीजें बिकती हैं अमेज़न पे, अमेज़न के बारे में कहा जाता है कि अमेज़न इज अ रिटेलर, वो बेच सकता है, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, बट दे आर एक्चुअली। इसमें एक फेरबदल और हुई, हमारे श्रोताओं को शायद ध्यान में हो। अमेज़न का एक बड़ा एक रिटेलर था जो लोकल पार्टनर, जिसे एक प्रकार से हम कहें, क्लाउड टेल। तो जो क्लाउड टेल का कई साल से इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, वो अभी हाल फिलहाल में ओवर हो गया है। और वो क्लाउड टेल इन टर्न नारायण मूर्ति जी से जुड़ी हुई एक कंपनी है, काफ़ी बड़ी, उनकी जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसे कहते हैं तकनीकी रूप से, तो उसके द्वारा है। और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में समाप्त हुआ। अब आगे क्या हुआ इसकी तो अभी कोई जानकारी अभी पब्लिक नहीं हुई है। और चलते हैं हम लोग अगली खबर पे। सिद्धार्थ, मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ छात्र हूँ, और इसको एवरग्रांड ही पढ़ेंगे ना। देखिए, ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं भी, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भैया चाइना में ये अंग्रेजी नाम की कंपनी क्या है। तो अपने एक साथी ने ये एक प्रकार से उल्लेख किया इस विषय का कि, और मैंने भी इस बात को अनुभव किया है खुद। यानी चाइनीज़ कंपनी के किसी एग्जेक्टिव से, या आप कहीं ट्रेड फेयर में या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, कोविड से पहले की बात है जहाँ जाने को अवसर मिलते थे, अब तो सब बंद हो गया, तो वो आपको कार्ड देते हैं। अच्छा। और कार्ड में अंग्रेजी में एक तरफ नाम लिखा होता है, तो आप पढ़ सकते हैं, और दूसरी तरफ
उनकी अपनी चाइनीज़ भाषा में जो मैंडेरिन स्क्रिप्ट है या उसमें लिखा होता है। तो एक बारी मुझे किसी ने जानकारी दी और ये इस पे लेख भी आए हैं कि चाइनीज़ लोग, क्योंकि विदेशियों से उनका बहुत कमर्शियल और वैसे ट्रेड टाइज बहुत हैं, चाइना इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, जो री एक्सपोर्ट्स भी बहुत बड़ी संख्या में करता है। तो मान लीजिए उनका नाम अपनी चाइनीज़ भाषा में है, जो कई बार उच्चारण करना थोड़ा कठिन होता है, तो उन्होंने बाहर के लोगों के लिए अपने नाम बिल्कुल इंग्लिश वेस्टर्न नेम्स रखे हैं। अच्छा। तो एक उसको कहते हैं बिजनेस नेम और एक एक्चुअल नेम आपका। तो हमें भी ये लग रहा है कि एवरग्रांड जो है ये कहीं वैसा किस्सा तो नहीं है, बट बहरहाल आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है। और ये जो एवरग्रांड, आप इसको शायद स्पेनिश उच्चारण कहेंगे तो एवरग्रांडे हो जाएगा, ग्रांडे हो जाएगा, और हमारे देसी में कहेंगे तो एवरग्रांड ही कहेंगे। तो एवरग्रांड नाम की एक कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी, काफी बड़ी कंपनी है, मतलब इतनी बड़ी कि 2018 में इनको वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी का खिताब मिला था। ये कंपनी जो है अब कोलैप्स होने जा रही है, ऐसी स्थिति है इसकी। लगभग $300 बिलियन का डेट है सिद्धार्थ। हाँ देखिए, ये कंपनी जो है, और एक प्रकार से आपको कहूँ, अगेन तकनीकी मिसाल नहीं देना चाहता हूँ, बट ऑलरेडी मार्केट्स में, और ये बहुत चर्चा हो रही है कि ये चाइना का लीमन ब्रदर्स मोमेंट है। तो आप जानते हैं कि 2008 में जब अमेरिका में लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ, और इतनी बड़ी जिसे सब प्राइम, वहाँ भी रियल एस्टेट से ही उभरी थी प्रॉब्लम। जी जी। ये बेसिकली नासूर जो था, जो फोड़ा था, वो रियल एस्टेट का था, जहर पूरे शरीर में फैल गया फाइनेंशियल सिस्टम में। तो इसको चाइना का लीमन मोमेंट कहा जा रहा है। क्यों? 304 बिलियन डॉलर का उसका कर्जा है, और उसके पास उस कर्जे पे जो किश्त होती है, जो पैसा जमा करना होता है, वो देने का पैसा नहीं है। ये डर लग रहा है कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और जैसे ही डिफ़ॉल्ट होता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, तो जो देनदार है, लेनदार है, तो देनदार को अपने पैसे नहीं मिलते, तो उसका वो लोन जो है वो बैड डेट बन जाता है एक प्रकार से, और उसके कारण उसने भी कहीं से पैसा लिया होता है। तो जिसे कहते हैं ना सिस्टमिक, ये है, यानी साइकिल की चेन में एक कड़ी टूटती है तो पूरा साइकिल रुक जाता है। ये लिंक्ड चीजें हैं, फाइनेंशियल मार्केट लिंक्ड है, ग्लोबली लिंक्ड है। तो इसीलिए आपने कल पाया सोमवार के दिन, जब इस सप्ताह का हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट खुला, तो उसमें गिरावट हुई, और ये गिरावट इसी कारण हुई, नर्वसनेस। कुछ हमारी मेटल्स की कंपनीज, स्टील बनाने वाली, एक्सपोर्ट करने वाली, इस टाइप की कंपनीज के स्टॉक पे असर पड़ा। तो लोग पूछ रहे हैं कि भैया वो तो वहां है चाइना में मामला, यहाँ क्यों असर पड़ा? क्योंकि इनका माल कहीं ना कहीं उनके प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है। तो डिफॉल्ट का डर जो है वो बहुत खतरनाक डर है। हुआ क्यों? एक छोटी सी टिप्पणी। चाइना ने जो रेगुलेटर है, जो वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग एजेंसीज हैं, तो अभी इस रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेटरी कार्रवाई हुई है कि जी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोन दिए जा रहे हैं, उसको रोक लगाने का एक प्रकार से प्रयास कर रहा है चाइना। बट विश्व भर में 1300 प्रॉपर्टी बनाने वाली कंपनी और लगभग $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, $1 ट्रिलियन, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या होगी। और मैं आपको एक आखिरी टिप्पणी दूं, 2020 में चाइना का नाम सुर्खियों में आया क्योंकि कोविड पैदा हुआ, और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप तो उसको चाइनीज वायरस कहते थे, हमने नहीं कहा, उन्होंने पहले कहा। और अब 2021 में अब लोग कह रहे हैं एवरग्रांड वायरस। वो वायरस हेल्थ सिस्टम को लगा, शरीर को लगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लगा। ये वायरस फाइनेंशियल वायरस, और ये अगर स्प्रेड हो गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कई हो सकते हैं। अगर आप समय हो तो हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम बात करेंगे। लेहमान ब्रदर्स का कोलैप्स था, 2008 वाली जो भयानक मंदी आई थी, उसके लेहमान ब्रदर्स के कोलैप्स के साथ ही वो शुरू हुई थी, जो यूएस से शुरू होकर भारत में, मतलब बनारस में, हमारे शहर में, तमाम जगहों पे, पूरे देश भर में फैल गया था। ये अगर बैंक कोलैप्स करता, ये रियल एस्टेट सेक्टर कोलैप्स करता, एवरग्रांड, जिसके बारे में उदय कोटक ने भी कहा है
कि ये इंडिया का IL&FS मूवमेंट जैसा कुछ होने जा रहा है। और मेरे ख्याल से एक स्टोरी में पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा है और ब्रांड ने कि हम कोशिश करेंगे कि हम बचा ले जाएं बहुत कुछ, लेकिन अब चीज़ें उनके हाथ से निकल गई हैं। देखिए शायद निकल गई हैं कि ये कहना मेरे लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की एनालिसिस हो रही है। और हम लोग पत्रकार नॉर्मली जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो हम प्रयास करते हैं कि हम कंपनी में बात करें, अधिकारियों से बात करें, वित्त मंत्रालय से बात करें अलग अलग। ये तो हमारे लिए संभव नहीं है। यहाँ पे अलग अलग जो रिपोर्ट्स आए हैं तो उससे क्या समझ आ रहा है। और एक चीज़ मैं आप अपने यहाँ पे दर्शकों को, श्रोताओं को ये भी बता दूँ आपके माध्यम से कि चाइना का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है और जो वहाँ मीडिया की वर्किंग है, कभी उस पर चर्चा की जाए तो हमें ये पता लगेगा। और हमारे दर्शकों को इस बात में प्राउड फील करना चाहिए कि भारत के मीडिया को जो अनजान और अनभिज्ञ लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो कुछ सुना देते हैं, तो यहाँ का मीडिया बहुत फ्री और जो पत्रकार हैं बहुत जोखिम लेके बहुत खबरें ऐसी निकालते हैं जिन पे चाइना में संभव ही नहीं है, जेल में सड़ जाते हैं। ये कहें तुलनात्मक रूप से यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि चाइना के कंपैरिजन में, कंपैरेटिव स्केल पे हमारा मीडिया ज़्यादा 1000% अलग अलग जो वैश्विक एजेंसीज इन चीज़ों को रैंकिंग करती हैं तो हम तो बहुत आगे हैं उनसे। हाँ बहुत है वो। देखिए एक अपवाद को पूरे सिस्टम का नहीं माना जा सकता है। हाँ कोई बात नहीं, मीडिया को लेकर हमारी राय हम जानते हैं कि मीडिया की देश में किस तरह से काम कर रहा है। हाँ। एक धड़ा किस तरह से काम कर रहा है। फ्री मीडिया का तो कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है। वहाँ क्रैकडाउन होता है, वहाँ इंटरनेट फ्री नहीं है, वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता है, उन्होंने अपना बनाया है। वहाँ पे वहाँ फेसबुक नहीं चलता, उन्होंने अपना बनाया है। वहाँ ट्विटर नहीं चलता, वहाँ उन्होंने सब अपनी चीजें बनाई हैं, जहाँ पे वो रेगुलेट बिल्कुल क्लोजली करते हैं लोगों को। जेल गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता हूं ऐसे लोगों का। खैर एवरग्रांड का इंपैक्ट ग्लोबल मैं तो पहले भारत के इंपैक्ट की बात करूंगा क्योंकि चिंता उसकी। देखिए फाइनेंशियल सिस्टम लिंक्ड है जी। ये जो $300 बिलियन है, केवल इस उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगा। ये $300 बिलियन कोई एक व्यक्ति के नहीं है, एक संस्था के नहीं है, एक देश से भी नहीं है। ये ग्लोबल पूल होता है। और क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, हम लोग भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बेनिफिशियरी हैं। 2008 में भी हमने पाया कि अमेरिका में कोई संस्था में तकलीफ हो गई तो उसने इंडिया से अपना पैसा निकाल लिया, क्योंकि उसको वहां पे जो छेद हो गया उसकी भरपाई करनी है। तो ये ग्लोबल सिस्टम पे शेकअप हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट इंडिया में क्या $30 बिलियन का इंपैक्ट है, $20 बिलियन का, कोई नहीं जाता। जो उदय कोटक जी ने रेफरेंस दी, उन्होंने कहा कि IL&FS के केस को हमारे प्रशासन और तंत्र ने एक प्रकार से संभाल के बचा लिया, नहीं तो वो गिर जाती। यही कहा उन्होंने। और वो सवाल ये उठा रहे हैं कि चाइना अगर इसको संभाल ले तो संभाल ले, नहीं तो ये बाढ़ की तरह एक प्रकार से फाइनेंशियल सिस्टम में चलेगा। और खुद ही इसमें रीपे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और जो आखिरी बात इस विषय में हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि देखिए अभी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, चाइना की खुद की अर्थव्यवस्था है, ये कोविड के हमले से, कोविड के प्रहार से अभी पूरी तरह निकली नहीं है, ना ग्लोबली निकली है। चाइना की अर्थव्यवस्था भी काफी तेजी से बाहर आई। आपको ध्यान होगा कि चाइना में दुनिया भर में तो फैल गया ये वायरस, बट चाइना में काफी इसका इंपैक्ट कम रहा। वहां तो इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पूरे चाइना में हुए नहीं। आपको जानकर ये आश्चर्य नहीं होगा, मुझे पक्का पता है, आप पत्रकार हैं, प्रोफेशनल हैं, बट कुछ लोगों को होगा, क्या पूरे चाइना में लॉकडाउन लगा? नहीं, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट लेकिन बहुत लोकल किस्म के छोटे लॉकडाउन लगाए। वहां तो लोहे से संगल लगा के दरवाजे बंद कर दिए गए परमानेंटली। तो ये एक वैसा वाला विषय बन के निकल रहा है। आने वाले 72 घंटे में और जानकारी मिलेगी, बट मुझे लगता है इसके कारण जो थोड़ी एक नर्वसनेस है कुछ समय तक रह सकती है। चाइनीज राष्ट्रपति पे अलग ग्लोबल मीडिया लेख लिख रहा है कि उन पे बड़ी अभी नज़र रखी है कि वो इसको कैसे संभालेंगे, नहीं तो उनके लिए पॉलिटिकल संकट आने की भी ऐसे कुछ लोग ऐसी अटकलबाजी कर रहे हैं। और हम चलते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इंटरव्यू, लाइव मिंट नाम का अखबार है, उन्होंने छापा है इसको। और यहाँ पर हम 2-3 चीज़ों की बात करते हैं। शुरुआत में AMPL यानी एसेट मॉडर्नाइजेशन पाइपलाइन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और डेट रिजोल्यूशन पैनल जो है IDRCL उसमें वो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अपने इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण ने 2-3 चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि जो IDRCL है वो 49%
बैंकों का स्टेक होगा उसमें, और जो सब कुछ है अब वो IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की कोर्ट में है, उनको देखना है, उनको अप्रूव करना है। सारा बैड बैंक का की भूमिका है, उसकी जो पूरी विचारधारा है उसको फलीभूत इंडिया के बैंक्स को करना है, ये उन्होंने साफ किया है इस इंटरव्यू में। एक साथ उन्होंने ये भी कहा है कि US एंड अदर कंट्रीज हैव मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर प्राइवेट, लेकिन इंडिया में बैंक्स पब्लिक सेक्टर हैं। लेकिन यहां पर मेरा सवाल ये भी है कि क्या पब्लिक सेक्टर के बैंक्स की प्रेजेंस इतनी अच्छी बची है इंडिया में? क्या धीरे धीरे हम कोलैप्स की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स? क्योंकि मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मैं प्राइवेट बैंकिंग को और पर्सनल बैंकिंग को साथ में रख के देखूं तो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं ज्यादा रेटेड है, उनके पास गैर सरकारी काम भी ज्यादा है, आधार भी बनवाना है, ये भी करवाना है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में जाइए, आपको तमाम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी करनी होती है, जो वंचित समाज है, जो कुछ फार्म है, कई प्रकार के जिसे वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो भी उनके थ्रू जाती हैं। और अभी MSME लोन्स की जो स्कीम आई है कोविड के समय से, तो उसका भी पुश पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ज्यादा झेलना है। और इसके बनस्पत आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को देखिए, उनकी वर्किंग ज्यादा स्विफ्ट है, उनके ऊपर इस तरह का कम लोड है, और टेक्नोलॉजी टेक्निकली ज्यादा साउंड है, वो लोग टेक्नोलॉजिकली ज्यादा इंप्रूव्ड है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स धीरे धीरे अब इंडिया में तो कोलैप्स होते जा रहे हैं, मर्जर की स्थिति में। नहीं, कोलैप्स शब्द शायद स्ट्रॉन्ग शब्द है, शायद आई एम सॉरी, बट आपने विषय उठाया कि शायद क्या ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स 10 साल बाद इतने बड़े रहेंगे? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। लिव SBI और बड़े बैंक्स को छोड़ दीजिए, तो कोलैप्स भी कर दिया है सरकार ने, तो मर्ज और ये लोगों को समझना चाहिए कि जो सबसे वैल्यूबल बैंक इंडिया में है वो निधि क्षेत्र का बैंक है, वो HDFC है, वो सरकारी क्षेत्र का नहीं है। SBI सबसे बड़ा है, मतलब साइज से, डिपॉजिट्स, उन सब जो मापदंड होते हैं उससे। अब आपने कई प्रश्न पूछे, मैं इनको जहां तक मुझे ध्यान में है फटाफट पर। बैड बैंक बेसिकली एक शब्द है जिसे हम कह सकते हैं कोलोक्युअल टर्म है। बेसिकली क्या किया जा रहा है कि सरकार ने एक अमाउंट ऑफ मनी दिया है जो यूज़ होगा गारंटी करने के लिए, और इसके पीछे इंटेंट क्या है? इंटेंट ये है कि कोई बैंक है, मान लीजिए जिसने एवरग्रांड को लोन दिया और एवरग्रांड ने वो लोन वापस नहीं कर पाए, तो बैंक ने जो वो लोन दिया है वो खट्टाई में पड़ गया। मान लीजिए 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, 5000 करोड़ है, तो ये 5000 करोड़ उसके बैलेंस शीट पे रहता है। और नियम ये कहते हैं, और इस मामले में हमारे नियम बड़े अच्छे नियम हैं, हम वर्ल्ड के बेस्ट, जैसे कैपिटल को लेके बैंकिंग सिस्टम के जो नियम हैं इंडिया में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ये यूनिक फीचर है कि हमारे यहाँ सरकारी ओनरशिप है, बट वो विषय छोड़ते हैं। तो 5000 करोड़ के चक्कर में बैंक को प्रोविजनिंग अपनी बढ़ानी पड़ती है, तो बैंक के पास लोन देने के लिए जो पैसा रहता है, जो डिपॉजिटर ने अपना डिपॉजिट किया है, वो घट जाता है, उसको एक प्रकार से सेट असाइड करना पड़ता है पैसा। जब आप ये 5000 करोड़ निकाल दें और एक सेपरेट संस्था में डाल दें, जो जिसे हम कोलोक्युअली एक एक्सप्रेशन के लिए बैड बैंक कह रहे हैं, तो ये 5000 करोड़ यहां से निकल गए, तो उतनी प्रोविजनिंग भी कम हो गई, तो उतना ज्यादा वो बैंक लोन दे सकता है। ये है मेन पर्पस। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि देश के बैंक हैं, हम सब के बैंक हैं, तो इन पे ज्यादा प्रहार पड़ी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक डिफरेंट फिलॉसफी से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और लोन्स देने के लिए जाना जाता है, तो ये उनको प्रोटेक्ट करेगा। और संभवतः जब ये सारी प्रक्रिया ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए अगले 3, 4, 5, 6 महीने में, तो आप ये देख पाएंगे कि सरकारी बैंक द्वारा थोड़ा बहुत अपनी इंटरेस्ट रेट में कटौती और थोड़ा और स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, घर का लोन, फलान का लोन देने की संभावना, जिससे पैसा हमारे लोगों को सस्ती दर पे, सस्ती रेट पे मिले। एक चीज आखिर में इसमें इस विषय पे ये कहूंगा कि इंडिया एक विशाल देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी ग्रोइंग जनसंख्या है, काफी बड़ी मिडिल क्लास है जो एस्पिरेशन करना चाहती है, जो स्कूटर से गाड़ी में जाना चाहती है। यहाँ इंटरेस्ट रेट्स बड़ी ज़्यादा हैं अगर आप ग्लोबली कंपेयर करें, तो हम लोगों को हमारे गाड़ी, बंगले, इन सब छोटे फ्लैट के लिए जो लोन की जो रेट देनी पड़ती है, एक्चुअली देखा जाए तो अमंग्स द हाईएस्ट कंट्रीज ऑफ
लोन अभी होम लोन की जो गिरी हुई रेट है उसमें भी ज्यादा है। हाँ, उसमें भी ज़्यादा है। आपको बस एक कंपैरिजन के लिए बता दूं, अभी के आंकड़े नहीं है बट जनरली मैं जानता हूं अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति जब जाते हैं तो घर वर बहुत जल्दी खरीद लेते हैं। एक वो संस्कार भी वैसा हो गया, गए हो तो एक ठिकाना बिठा लो अपना, किराए पे दूसरे को क्यों पैसा दे, अपना घर अपनी छत होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया रकम 2% में मिलती है, और आज की डेट में आपको 2% पे इंडिया में तो कोई लोन नहीं मिल सकता। यानी परिवार में मिल जाए तो मिल जाए, 2% नहीं मिल सकता, बैंक नहीं देगा। तो वहां पे लोन्स, कंज्यूमर लोन्स सस्ते हैं, इसीलिए वहां पे बाजार बड़ा है, और एक जिसे हम कहते हैं ना कंज्यूमर इकोनॉमी बड़ी है, वो कंजम्पशन इकोनॉमी इसी कारण से। पर ये एक था सवाल। दूसरा सवाल आपने जो हमारे बैंकिंग सिस्टम पे जनरली ये हमारी चर्चा हुई थी कि क्या होगा। देखिए, ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जो बैंकिंग सिस्टम में कई सारे डिसीजंस और जो लोन्स दिए गए थे, पता नहीं कितने, मैं ध्यान में नहीं कह सकता हूँ, बट सीबीआई ने तो कुछ वर्ष पहले हफ्ते में एक प्रेस रिलीज आती थी कि जी हमने फलां फलां बैंक के अधिकारी और बैंक के लोगों और निजी कंपनियों के अगेंस्ट केस किया है उन्होंने। अब भी आ रहे हैं, बट अब बैंक्स के अगेंस्ट नहीं आ रहे हैं, उन कंपनीज पे छापे डल रहे हैं, उनके अगेंस्ट लोन डिफॉल्ट के केसेस हैं। कोई अगर सीबीआई की वेबसाइट पे जाए तो वहाँ आपको बहुत लंबी एक फेरिस्त मिलेगी, लिस्ट मिलेगी, जिसमें ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं। तो अब ये चीज़ें कम पाई जा रही हैं, और मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम में, आपने उसका उल्लेख किया, मर्जर किए गए। मर्जर कागज पे कहने को आसान होता है, बट बड़ा डिफिकल्ट होता है। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के मर्जर में हमने देखा कि एक प्रकार से वो एयरलाइन में बहुत प्रॉब्लम आ गई। एयर इंडिया अच्छा चलता था, इंडियन एयरलाइंस में क्योंकि डोमेस्टिक रूट्स कई नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स थे, तो पूरा सिस्टम डाउन हो गया, बहुत बड़ा वर्कफोर्स हो गया, और उनकी आपस में आंतरिक वो जो एक तालमेल है वो भी नहीं बैठ पाई। एक और बैंक था पब्लिक सेक्टर का, जब मर्ज हुआ तो आपको पता है क्या पाया गया? क्या? जो मेन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, एक ही मालिक, यानी राष्ट्रपति जी जो जिनके हाथ में सारी पब्लिक सेक्टर की संपत्ति होती है, तो पाया गया कि ये दो बैंक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो टोटली डिफरेंट है। तो जब इंटीग्रेशन की बात हुई तो वो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा, वो आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे, तो काहे की इंटीग्रेशन? तो ये पता लगा कि उस बैंक के लोगों को वही बैंक अपने पासबुक दे रहा है, वो दूसरी जगह पे जा रहा है। तो इनिशियल डेज में वो कह रहे हैं हमारे ब्रांच पे आपका नंबर, वो कह रहा है जी ये तो बैंक एक हो गया है, ये क्या बात हुई? तो ऐसे भी कई जटिल समस्याएं, तो होमवर्क मतलब नहीं हुए मर्जर के पहले मेरे हाँ, ख्याल तो से। इस बारी अब हमने देखा है कि इन चीजों को काफी एड्रेस किया गया, इसलिए इसकी कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव खबरें नहीं आ रही हैं कोई क्राइसिस की। बट क्या बैंकिंग सिस्टम पूरा फिक्स हो गया है हमारा? अभी पूरा नहीं कहा जा सकता। पिछले 4-5-6 साल में भारत सरकार को कई लाख करोड़ रुपया जो सरकारी बैंक्स हैं उनमें रिकैपिटलाइजेशन के नाम पे उनको फिर से एक प्रकार से बोल्स्टर करने के लिए, टॉपअप डालने के लिए वो करना पड़ा है। कब तक चलता रहेगा कह नहीं सकते। ये बड़ी विशियस साइकिल है। पब्लिक का पैसा आप लोन पे देते हैं लोगों को, फिर आप वही पैसा एनपीए होता है, फिर सरकार वो बैलेंस शीट आपकी ठीक करती है पैसा देके, पब्लिक का ही पैसा वहां भी जाता है। ये एक विशियस साइकिल है। इसको मुझे लगता है कि सिद्धार्थ सरकार को एड्रेस करना चाहिए। जो बेतहाशा लोन देने की प्रोसेसेस हैं, बैंकों को फोर्स किया जा रहा है कि लोन दीजिए, मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं एक समय पे आके कैप करना चाहिए सरकारों को कि ठीक है, बैड बैंक आ गया है आपके सारे बट्टे खाते का हिसाब रखने के लिए, आपकी बैलेंस शीट अच्छी रहे, लेकिन वो बैड बैंक वैसे सारे बैड लोन को नहीं टेक ओवर करेगा, हाँ, थोड़ा अमाउंट ही करेगा, लेकिन बैलेंस शीट अच्छी रखने के लिए मेरे ख्याल से लोन वाला जो पूरा सिस्टम है उसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन और थोड़ा सा और ज्यादा मैं आपको एग्जांपल सही करना होगा मुझे लगता है। ये राजनीतिक बात नहीं है, सब करते हैं, सब सरकारें, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज, डीएमके, एआईडीएम, सब करते हैं। अभी मोस्ट रिसेंट एग्जांपल है, पंजाब में नई सरकार बनी है, पार्टी वही है, उन्होंने अपना नेता बदल दिया, और सबसे पहली घोषणाएं क्या है नए मुख्यमंत्री जी की? किसानों को माफ करने वाली। अब किसानों को माफ करना किसान करेगा, पावर की बिल्स। क्या होता है जब हम, और मैं ये किसान के लिए नहीं सिंगल आउट कर रहा हूँ, किसान जो काम करते हैं वो बड़ा कठिन काम है, किसान के महीनों की क्या वर्षों की कमाई और मेहनत में पूरा पानी फिर जाता है,
और हमने देखा है कितने सैकड़ों किसानों की खुदकुशियां हुई हैं, इतने मजबूर हैं वो। इसलिए मैं उनको कोई रियायत मिले इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट सिस्टम की बात है। हमारी जो स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो दशकों से उनके पास एक बड़ा सॉर्ट ऑफ एनपीए होता है जब पैसे बिल्स के पैसे नहीं दिए जाते हैं। सिमिलरली आपने बड़ा अच्छा एक विषय उठाया कि जब आप किसी को कमर्शियल बेसिस पे लोन नहीं देते हैं तो उसमें गड़बड़ होने की आशंका है। तो अब सवाल आप ये पूछेंगे कि जिनको जरूरत है, जिनको वेलफेयर स्कीम्स की सपोर्ट की जरूरत है, उनके लिए क्या किया जाए। तो उनके लिए अर्थशास्त्रियों ने कहा है और हमारे देश में भी कुछ हद तक वो इंप्लीमेंट किया गया, विच मीन्स डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर। आपने किसी को 5,000 देने हैं, उनको सपोर्ट चाहिए, आप उनके खाते में दो। कैश इन हैंड वाली, कैश इन हैंड है, एम्पावरमेंट है उसका। है कोई गरीब व्यक्ति खाने पे खर्चेगा, किसी के पास थोड़े साधन होंगे वो बेटे बिटिया को साइकिल दिला देगा स्कूल जाने के लिए। अलग अलग नीड्स हैं। अरे कोई छोटा इंसान एक ठेला चला लेगा, तो कैश इन हैंड इज वेरी डिफरेंट। और ये लीकेजेस हैं। वो आपको ध्यान होगा कि एक जमाने में राजीव गांधी जी ने एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट कही थी कि 1 रुपया दिल्ली से निकलता है पहुंचते पहुंचते उसका, और उसके अलग अलग उदाहरण चले आ रहे हैं। और ये जब आधार शुरू हुआ यूपीए के कार्यकाल में और उसको लेके फिर आगे जो बीजेपी सरकार आई, एनडीए सरकार आई, उन्होंने उसको और आगे किया। हालांकि कोर्ट का एक फैसला भी आया, अभी वॉलंटरी बेसिस पे है, बट आप ये जानते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर इज अ बेटर वे रादर देन गिविंग अ लोन। बट ऐसा भी नहीं है कि छोटे लोन्स वाले सब लोग भग लेते हैं। मेरा एक अनुभव है कि कई बारी जो छोटा कर्जदार है वो बड़ा कॉन्शियस रहता है अपनी इज्जत आबरू के लिए। मैं इस पे एक अपना ग्राउंड रिपोर्ट की फाइंडिंग बताऊंगा। 2019 में मैं निकला था बैंकों पर एक स्टोरी करने, मुद्रा स्कीम पे, मुद्रा योजना पे, जहां पे आपको बिना किसी कोलैटरल आपको लोन दिया जाता है। तीन स्लैब है उनके, शिशु, किशोर और एक और है। तो उसमें मुझे याद है मैं एक बैंक में बैठा था, एकदम छोटा सा गांव का बैंक था, मैं उसके यहाँ बैठा था, वो बैंक का मैनेजर था, उसके सामने कागजों का इतना मोटा पुलिंदा पड़ा हुआ था, सिद्धार्थ, इतना मोटा पुलिंदा था। मैंने पूछा क्या है ये? बोला एप्लीकेशन है। नहीं, बोला कि ये एनपीए है हमारा है, ये एनपीए है, ये एनपीए है, उसके कागज हैं। अच्छा, उसने बोला ये हमारा एनपीए है। बोला कि ये देख रहे हैं इस बंदे का, इसको मैंने 5 लाख का लोन दिया है वयस्क स्कीम के तहत, इसका नाम लिखा है, नंबर लिखा है, पता लिखा है, हमने लोन दे दिया, अब उस पते पे वो नहीं मिलता। स्कीम तो आती है, अच्छी स्कीमें हैं। मैंने मुद्रा स्कीम के बेनिफिशियरीज को देखा है, उन्होंने 10-10 लाख रुपए का लोन उठाया, अपना बिजनेस खड़ा किया, लोन रीपे किया, दोबारा उठाया बैंक से। बिल्कुल ऐसे एग्जांपल भी है मेरे सामने। लेकिन वो स्कीम जो है सबके लिए अलग अलग क्यों बिहेव कर रही है? इसमें ना आपने जो इकोनॉमिक इशू, एक ये प्रिंसिपल है जो हमने कई बार सुना भी होगा, टू बिग टू फेल। ये एवरग्रांड के बारे में यही कहा जा रहा है कि इट इज टू बिग टू फेल। तो कई लोग ये कहते हैं कि जी अगर आपने 10,000 रुपए का लोन लिया है तो आप दबोचे जाओगे, बट आपने 1,000 करोड़ का लोन लिया है तो आप निकल जाओगे क्योंकि आप बड़े आदमी हो, रसूख से हो, पैसा वैसा खिला के काम करवा लोगे। तो इसमें दोनों पहलू हैं। बहरहाल मुझे लगता है बैंक मुझसे और आपसे ज्यादा जल्दी वसूलेगा अपना कर्ज। हाँ, और उसके लिए जो वसूली आईबीसी के द्वारा हो रही है, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। उस पर भी कई सवाल निकल के आ रहे हैं कि आईबीसी के बारे में निर्मला जी ने कहा है। हाँ, कि कुछ लोग कैसे गेमिंग कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, फुल प्रूफ, लेकिन गेमिंग कर ले रहे हैं। मतलब एक बड़ा अभी उद्योग है, एक जमाने में कंज्यूमर गुड्स में बहुत नामी ग्रुप था और वॉशिंग मशीन से लेके क्या क्या नहीं उनका बिकता था। अभी आपको जानकारी दे दूं ये कि अब जो बैंक्स हैं जिनको करीब 70-80 हजार करोड़ का लोन अभी उनका मिला नहीं है वापस, उनको अभी एक प्रोसेस से 4-4.5% उस 70-80 हजार रुपए का वापस मिल रहा था। तो एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुई है। ये बैंक फिर से कोर्ट पे गए हैं, उन्होंने कहा भाई साहब ये जो हमने अप्रूव किया था प्लान, इससे छुटकारा दे दीजिए क्योंकि हमने वी हैव चेंज्ड आवर माइंड, ये बहुत कम रेट पे मिल रहा है, हम फिर से बिड निकालेंगे। तो ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक हकीकत है। बट बहरहाल हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसे हम कहेंगे ना कि शायद द रिपेयर प्रोसेस विल कंटिन्यू फॉर एवर अनलेस, और ये कंट्रोवर्शियल बात है, अनलेस कभी ऐसा हो कि
सरकार ये कह दे कि भाई साहब जैसे मैं एविएशन में नहीं रहना चाहती हूँ, 2-4 बैंक छोड़ के बाकी सब में I sense this not controversy. ट्रांसफर कर दूं किसी और के हाथ कि आप चलाओ, कमर्शियल बेसिस पे चलाओ, मेरे पास 2-3 बड़े बैंक रहेंगे जो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए। और इसी समय सिद्धार्थ यहाँ पे ना एक सवाल छोटा सा उठता है लोगों का कि क्या हमारा बैंक डूबने वाला है। मेरा ट्विटर का डीएम जो है ना इससे भरा रहता है। लोग बोलते हैं सर इस बैंक के बारे में क्या जानकारी, इस बैंक के बारे में क्या जानकारी। बिल्कुल आशंका, और एकदम ये जरूरी लोगों की चिंता है। और मुझे लगता है सिद्धार्थ यहाँ पे लोगों को ये जानना चाहिए कि अपने बैंक की कार्यप्रणाली पे नजर बनाए रखिए। तो मैं इसीलिए तो खर्चा पानी और फाइनेंशियल जो प्रेस और फाइनेंशियल मुद्दे हैं, थोड़ा लोग उस पर भी ध्यान दें। मैं तो ये आग्रह करूंगा दर्शकों के से, आप राजनीतिक स्टोरी, बॉलीवुड के सितारों की स्टोरी, कंट्रोवर्सी, क्राइम सब देखते हैं, थोड़ा इस टाइप के शोज पे भी ध्यान दीजिए। अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाइए, लिटरेसी बढ़ाइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा खासकर फाइनेंशियल मैटर्स पे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस चलती है उसको बिल्कुल दरकिनार रखिए। हाँ, मतलब इनको प्रश्न भेजिए और हम उनका जवाब देने का जरूर प्रयास करेंगे। इकोनॉमी वाले पन्ने पे आपके बैंक से जुड़ी कोई खबर है उसको जरूर पढ़िए। इंटरनेट पे भी कुछ आ रहा है आपके बैंक से जुड़ा हुआ, पढ़िए, सोचिए कि क्या हो सकता है। हमसे पूछिए, हम भी बात जनरल नॉलेज नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए साथ साथ। तो ये खर्चा पानी था आज का। निर्मला सीतारमण का इंटरव्यू पढ़िएगा आप, हमसे और भी सवाल पूछिएगा, उस पर और भी जवाब देंगे। कुछ बातें रह गई हैं लेकिन समय कम है इसलिए हम बातों को जल्दी रैप करेंगे यहाँ पे। आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।